हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राज पे स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। और आज लेके आए हैं यानी कि पोलोनोमियल यानी कि बहुपद यानी कि आरआरबी ग्रुप डी में इससे एक या दो क्वेश्चन पूछ दे रहा है। चलिए देना करते स्टार्ट करते हैं। एकदम माने आपको ये सारे चीज़ यहाँ पे लिखा है, सारी चीज़ आपको एकदम बेहतर तरीका से बताएंगे, बस बने रहिए वीडियो में, वॉच कीजिए। सबसे पहले देखते हैं बहुपद है क्या चीज़। तो बहुपद आखिर में बहुपद क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए बहुपद में दो वर्ड मिलकर बना है यानी कि पोलिनोमियल। यानी पोली का मतलब होता है मेनी और मेनी का मतलब होता है बहुत, ठीक है। अनोमियल का मतलब होता है टर्म और टर्म्स यानी क्या होता है पद, यानी कि बहुत पद मिलके क्या बना है तो बहुपद बना है। बहुत सारे पद मिलकर क्या होता है तो एक बहुपद का निर्माण करते हैं। बहुपद का अगर देखा जाए जनरल फॉर्म तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में क्या होता है सी, जहां पे लिख सकते हैं ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी जीरो नहीं हो सकता है। अगर इस रूप में है तो आप कह सकते हैं क्या एक बहुपद है। बहुपद को सामान्य रूप में p इंटू एक्स के रूप में दर्शाया जाता है। अगर इस रूप में है तो आप कह सकते हैं क्या है एक बहुपद है, यानी कि इस रूप में लिखा जाता है। ये क्या है हमारा एक बहुपद का जनरल फॉर्म है। यहाँ पे सब चीज बारे में सीखेंगे कि ए और बी और सी क्या है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए और बी और सी, ये क्या है हमारा, तो ये हमारे कांस्टेंट है, यानी कि हम कह सकते हैं अचर वैल्यू है, यानी कांस्टेंट है। ये क्या है कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हम क्या कह सकते हैं अचर। अचर को बोलते हैं स्थिरांक। क्या बोलेंगे स्थिरांक। ये चीज पता होना चाहिए। एबीसी क्या है इसमें तो अचर पद है। और एक्स जो है ये एक्स वाई जेड, तो एक्स भी हो सकता है यहाँ पे, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। तो एक्स वाई जेड ये हमारे क्या होंगे तो चर पद होंगे। ये क्या होंगे चर पद, इसको बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। ये क्या होते हैं तो वेरिएबल होते हैं। ये इसको याद करने का तरीका क्या है तो याद इस प्रकार रखिएगा। चर अचर का मतलब वो कांस्टेंट, यानी कि उसका मान कभी नहीं बदलेगा, और चर का मान हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। चर का मान हमेशा चलता रहेगा तो क्या होगा वो उसका मान कुछ ना कुछ बदलता रहेगा। इसमें कंपेयर तुलना करते हैं। जैसे यहाँ पे तुलना देखिए, हम कह दें आपसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 30 और यहाँ पे दे दें 20 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। तो आप बताइए इसको हम क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे। आपसे पूछ दें हम कि 20 और 10 कितना होगा, तो आप जाहिर से बात करेंगे 30 होगा। किसी अन्य पर्सन से पूछ दें कि 20 और 10 क्या होगा तो वो भी बताएगा 20 और 10 30 होगा। लेकिन हम यहाँ पे आपसे पूछते हैं कि बताइए x प्लस वाई बराबर 30 है, तो आप क्या बोलेंगे, या तो हो सकता है 20 प्लस 10 इक्वल टू 30 आप बोल दें, और नहीं तो हम बोल सकते हैं क्या कि भाई 1 प्लस 29 ये भी तो क्या हो सकता है 30। किसी अन्य पर्सन से पूछेंगे तो वो भी बोल सकता है 2 प्लस 28 इक्वल टू 30। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यानी कि यहाँ पे फिक्स नहीं है, x का मान फिक्स नहीं है, y का भी मान फिक्स नहीं है। तो ये डिफरेंस है चर में और अचर में। चर का मान हमेशा क्या होता है फिक्स नहीं होता है, वो चलता रहता है। अचर में क्या मान क्या है फिक्स है। वो कोई आपसे पूछे या खुद बताएं या किसी अन्य पर्सन से पूछे वो भी बता सकता है कि चर जो है वो क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं, स्थिरांक होते हैं, उसका मान कभी नहीं चेंज होता है। अगर इतना समझ में आया है तो चर और अचर आपको समझ में आ गया। तो अब आते हैं पद। पद क्या होता है इसको रफ करते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब देखते हैं भाई पद यानी क्या होता है हमारा टर्म्स क्या होते हैं। तो टर्म्स में 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। टर्म्स क्या होता है, जैसे हम कह दें यहाँ पे 3x ये भी क्या एक पद है। यहाँ बोलते x भी अपने आप में क्या एक पद है। कह दें 2x स्क्वायर ये भी क्या अपने आप में एक पद है, ठीक है। याद रखिएगा गुणा में और भाग में अगर रहता है तो उसको एक ही पद माना जाता है। जैसे हम कह दें 2x बटे में 3 ये भी क्या है एक पद है। यहाँ पे क्या है गुणा भी है और यहाँ पे क्या है डिवाइड भी है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स डिवाइडेड 3 ये क्या है हमारा तो एक ही पद कहलाएगा, ठीक है। अब जहाँ पे याद रखिएगा जहाँ पे प्लस और माइनस रहे ये क्या होंगे टर्म को काउंटिंग करते हैं, माने कि ये टर्म को चेंज कर देते हैं। माने कि अगर यहाँ पे कह दे 3x प्लस 2 लिखा है तो ये कितने टर्म्स हो गए, कितने पद हो गए तो एक और ये कि 2 पद हो गए, ठीक है। अगर कहते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 यहाँ पे कितने पद हो गए हमारे तो एक पद 2 पद 3 पद। अब यहाँ पे देखिए माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 माइनस 3
ये अब अगर यहाँ पर देखा जाए पदों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे एक पद, दो पद और तीन पद है। तो ये समझ में आया पद क्या होते हैं, यानी कि माइनस प्लस ही जोड़ के एक नए माने पदों की संख्या में बढ़ोतरी करते हैं। गुणा और डिवाइड पदों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं करता है, लेकिन प्लस और माइनस रहे तो क्या करता है, टर्म में बढ़ोतरी करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो हमारा टर्म भी खत्म हो गया। उसके बाद व्यंजक आते हैं। व्यंजक होता क्या चीज है? व्यंजक देखने से पहले हमें बहुपद के बारे में कुछ और टिप्पणियां जानना है, बिंदु जानना है। यानी कि याद रखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे यानी कि कभी भी बहुपद में जब भी चेक करना होता है कि बहुपद कैसे चेक किया जाता है, बहुपद है कि नहीं है, तो याद रखिएगा कभी भी इसके पावर में कभी भी आपका रूट में नहीं आ सकता है, रूट में कुछ भी नहीं आ सकता है। डेसिमल यानी दशमलव में, यानी कि 0.25 कुछ भी माने दशमलव में नहीं आ सकता है, चाहे फ्रैक्शन में, भिन्न में नहीं आ सकता, 3/2 ऐसे माने उसके पावर में कभी भी इस चीज नहीं आएगा। या माइनस में 2 ये कभी नहीं आएगा। कभी भी बहुपद होता है तो इसके पावर में क्या होता है, तो होल नंबर होता है। यानी कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट, यानी पूर्णांक संख्या, इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या किससे स्टार्टिंग होता है? 0 से, 0,1, 2, 3, ये इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो कभी भी बहुपद को जांच करने का जो तरीका होता है, अगर उसकी पावर में होल नंबर है तो वो बहुपद कहलाएगा। अगर कोई होल नंबर को छोड़ के अन्य कोई भी संख्या हो, रूट में हो, चाहे डेसिमल में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे मिक्स फ्रैक्शन में हो, चाहे माइनस में हो, तो हम क्या कह सकते हैं, वो क्या है, हमारे बहुपद नहीं है। ये समझ में आया? बहुपद किसे कहेंगे, तो जिसके पावर में होल नंबर हो उसे हम बहुपद कहते हैं। अगर होल नंबर छोड़ के बाकी अन्य कोई भी नंबर हो तो हम कहेंगे बहुपद नहीं है। तो याद रखिएगा ये हमारा बहुपद हो जाएगा, होल नंबर रहेगा तो बहुपद। अगर हम इसी को कह दें कि इसको हम एक संख्या लिख दें, 2x, यहाँ पे रूट में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, क्या ये एक बहुपद है? एस या नो, आप बताइए, एस या नो? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा है, बहुपद है। क्यों? क्योंकि हम बताए हैं कि x का पावर होल नंबर होना चाहिए, ये नहीं कि उसका गुणांक रूट में नहीं आना चाहिए। इसका x का जो पावर है वो होल नंबर में होना चाहिए, यानी कि पूर्णांक संख्या जो होगा इसके पावर क्या होंगे, होल नंबर होना चाहिए। तो ये क्या होगा हमारा, क्या होगा, तो बहुपद होगा। लेकिन इसी चीज को हम ऐसे थोड़ा सा मोडिफाई कर दें, 2 रूट में 2x प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में 3x प्लस 5 लिख दें, तो क्या ये बहुपद कहलाएगा? एस या नो? आप कमेंट कीजिए, एस या नो। यानी कि ये क्या है, रूट में 2x प्लस 3x प्लस 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको अगर लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, रूट में 2x का पावर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 3x प्लस 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बताइए, ये जो फ्रैक्शन भिन्न परिमेय संख्या में लिखे हैं आप, क्या ये बहुपद कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम बताए हैं कभी परिमेय संख्या यानी कि फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, डेसिमल में नहीं आ सकता है, रूट में नहीं आ सकता है, यानी कि बहुपद का पावर इस रूप में नहीं आएगा, तो हम कह देंगे ये क्या है, बहुपद नहीं होगा। ये क्या होगा, नहीं होगा। तो जब बहुपद नहीं होगा तो ये क्या होगा, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको बोलते हैं। आप याद रखिएगा सभी, यानी कि सभी बहुपद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद नहीं होता है। एक बस ये बात याद रखिएगा, सभी बहुपद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, बट सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद नहीं होता है। ये समझ में आया? अगर आ गया तो कमेंट करिए। उसके बाद है हमें समीकरण में देखिए, ये हमारा यहाँ पे दो चीज निकल गया। एक तो बहुपद समझ में आ गया आपको, उसके बाद भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, यानी कि व्यंजक क्या होता है। अब आते हैं समीकरण में क्या होता है, सिर्फ इसके लास्ट में अगर 0 लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लिख दें 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण कहलाया जाएगा। यानी कि सिर्फ लास्ट में क्या हो जाएगा, 0 लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, समीकरण। तीनों में क्या डिफरेंस है, बहुपद, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और समीकरण। ठीक है, तीनों में कॉमन डिफरेंस है। अलजेब्रिक बहुपद जो होगा इसके पावर हमेशा होल नंबर होगा,
समीकरण में भी पावर होल नंबर रहता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होल नंबर भी रह सकता है, या अन्य कोई भी डेसिमल में, चाहे फ्रैक्शन में, चाहे रूट में, कुछ भी में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो ये बहुपद है, सारे बहुपद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, सारे बहुपद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन एकाध की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद होता है। और ये आपको पता है कि जो समीकरण होता है इसके बाद में क्या होंगे, जीरो होंगे। ये भी क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, जहां यहां भी क्या होता है, ए कभी जीरो नहीं हो सकता है। ये हो गया। अब आते हैं घात, डिग्री। अगर इतना अगर लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो रफ करते हैं। अब आते हैं घात पे। घात क्या है, तो घात को डिग्री बोलिए या पावर बोलिए, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे हम कह दे कोई संख्या है 5 का पावर अगर 2 है, हम कह दे 5 का मैक्सिमम घात कितना है, तो 2 है, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर और प्लस में 2 दिया है, तो कह दें एक्स स्क्वायर का घात कितना है, तो एक्स स्क्वायर का घात क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 8x8 और प्लस में 3 दे दें, तो कह दें कि x का घात कितना है, मैक्सिमम घात कितना है, तो x का मैक्सिमम घात क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। और कह दें 2x² प्लस 3x प्लस 5 का इसमें बताइए कि x का मैक्सिमम घात कितना है, तो 2 है। x का मैक्सिमम घात कितना हो जाएगा, 2। अब मिनिमम घात कितना हो जाएगा, तो मिनिमम घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छिपा है, ठीक है, इसके पावर में क्या है, 1 छिपा है, तो मिनिमम घात क्या हो जाएगा, 1 और एक सबसे ज्यादा घात क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा डिग्री यानी कि घात के बारे में। अब आते हैं कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या होता है। गुणांक का मतलब हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा गुणांक, जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 3। गुणांक का मतलब होता है, यानी कि हम आपसे पूछ दें कि x² का गुणांक यहाँ बताइए क्या होगा, x² का गुणांक क्या होगा। गुणांक यानी गुण है, यानी कि x² का गुणांक देख रहे हैं, तो x² का गुणांक क्या है यहाँ पे, तो 3 है। x² में कितने से गुणा किया है, तो 3 से गुणा किया है, तो ये हो जाएगा x² का गुणांक। अगर हम आपसे पूछते हैं x का गुणांक बताइए, x का गुणांक बताइए, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का गुणांक क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। कह दें 3 का गुणांक बताइए, यानी कि c का गुणांक बताइए। आपसे चाहे c का पूछे चाहे 3 का गुणांक बताइए। 3 का गुणांक अगर यहाँ पे पूछ दिया जाए, तो यहाँ पे 3 का गुणांक क्या होगा, तो 3 ही होगा। 3 का गुणांक क्या होगा, तो 3 ही होगा। इस बात को आपको सर्टिफाइड नहीं होंगे कि भाई कैसे आ गया 3 का गुणांक, 3 कैसे आ गया, तो आप हमको बताइए। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे x का पावर 0, क्योंकि ये क्या होता है, बढ़ते क्रम में संख्या में होता है, x का पावर 0, x का पावर 1, x का पावर 0, x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, ऐसे बहुत सारे होंगे टर्म, यानी कि क्रम से होता है ये। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो x का पावर 0। अब x का पावर 0 यानी x का पावर 0 है, तो इसका मान क्या होता है, 1, और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। हम कह दें, आपसे पूछें 3 का गुणांक क्या होगा, तो 3 का गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 ही होगा, ठीक है। 3 का गुणांक क्या होगा, तो 3 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, 3 का गुणा क्या होगा, तो 3 ही होगा। ये चीज यहाँ पे याद हो गया। अब आते हैं क्या हमारा, तो शून्य क्या होता है, शून्य यानी कि 0 क्या होते हैं। अब देखते हैं शून्य की है क्या चीज, यानी कि 0 क्या चीज है। जैसे हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं 3x प्लस 9, तो अब पूछ दे आपसे कि इसका शून्य क्या होगा, यदि आप क्या करो, आप इसके बराबर में ले लो 0, ठीक है, या अपने मन से x का मान यहाँ पे क्या रखोगे कि इसको घटाने पे 0 आ जाए, तो ठीक है। तो आप यहाँ पे x का मान यहाँ पे आप क्या करो, इसको अगर हम इसके बराबर में शून्य के निकालना है, तो आप क्या करो, इसके बराबर में 0 रख दो। अब ये हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस में 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -9/3, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, -3, यानी x का वैल्यू जो आ गया -3 आ गया। अब आपसे पूछ दें कि इस समीकरण का शून्य क्या होगा, तो -3 होगा। ये समझ में आया, -3 कहां से आया, शून्य कैसे आया। अगर नहीं तो आपसे हम कह दें 4x प्लस 8, बताइए इसका शून्य क्या होगा। ये क्वेश्चन दे दिया आपसे, एक क्वेश्चन दे दिया, आपसे पूछ दिया कि बताइए इसका शून्य क्या होगा। तो आप शून्य के निकालने के दो कंडीशन है। एक कंडीशन क्या कि भाई x के जगह पे आप स्वयं अपने मन से कोई ऐसा वैल्यू रखो जिसको इसमें गुणा करने के बाद और इसमें जोड़ने के बाद आपका मान क्या है, 0 आ जाए, या नहीं तो आप क्या करो, इसके बराबर में 0 मान लो, तो ये हो जाएगा 4x, प्लस में उधर जाएगा, बराबर के उधर बॉर्डर पार जाएगा, तो भाई माइनस दुश्मन के एरिया में चल जाएगा, और दुश्मन के एरिया में जाएगा तो आपके
शक्ति जो होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगी। अब हो जाएगा x इक्वल टू -8 बाई क्या हो जाएगा, तो 4 से काट देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो -2। यानी कि अगर पूछ दिया इस समीकरण का शून्य क्या होगा, तो क्या होगा, -2। शून्य समझ में आया आप लोग को। चलिए अब आते हैं बाबू क्या, मूल यानी कि रूट। आपसे कह दीजिए मूल क्या है, तो आप याद रखिएगा ax² प्लस में bx प्लस जो c है, आपसे देखा जाए इसके पावर कितने हैं, तो 2 है, तो इसके 2 मूल होंगे। कितने मूल होंगे, 2 मूल। एक होता है अल्फा और दूसरे को बोलते हैं बीटा। पहले मूल को अल्फा लिखते हैं, यानी कि दूसरे मूल को बीटा। ये क्या होगा, तो x का मान होगा। x का मान यहाँ पे स्क्वायर है तो x का मान 2 आएंगे, और दोनों क्या होंगे, दोनों को, एक को अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलेंगे, बीटा। ठीक है, यानी कि मूल हमारा हो गया। अब मूलों की, मूल समझ में आया, मूल क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं। यानी कि अगर पावर 2 है तो इसका 2 मूल, एक को अल्फा एक दूसरे को बीटा। अगर पावर 3 है तो 3 मूल, पावर 3 होगा तो 3 मूल, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, और 4 मूल होगा तो अल्फा बीटा गामा लेमडा। ठीक है, 4 हो जाएगा, 4 मूल होंगे। ठीक है, यानी कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। तो अगर ये समझ में आ गया तो बोलिए, ठीक है, कमेंट में थैंक्स का सिंबल भेज दीजिए। ये हो गया, मूल हो गया हमारा। अब आते हैं मूलों की प्रकृति पे। मूलों की प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में पूरा डीप में समझेंगे। बस बने रहिए, 2 मिनट और, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में पूरा देखेंगे। यानी कि मूलों की प्रकृति जानने से पहले हमें मूल के बारे में और हल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यानी कि मूल जो होते हैं हमारे रूट्स, और हल जो होते हैं वो सोल्यूशन। यानी हम कह दें मूल जो होता है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 5 और 5 दे दें तो मूल कितने हो गए हमारे, 2 हो गए। अगर कहते हैं ये हमारे यहाँ पे 5 और 5 हैं तो हल कितने हो जाएंगे, तो 1 हो जाएंगे। यानी कि सेम संख्या को हम एक काउंट ही करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, मूल अगर सेम भी संख्या होंगे तो वो क्या होंगे, हमारा 2 होंगे। यानी कि 1 2 हो जाएगा मूल, लेकिन हल में सेम संख्या को काउंट नहीं किया जाना है, रिपीटेशन वैल्यू को नहीं काउंट किया जाता है। किस में, तो हल में। ठीक है, एक अंतर हो गया। मूल जो होंगे हमेशा क्या होंगे, तो हमारा रूट में भी आ सकते हैं, माइनस में भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हल जो होगा वो फिक्स वैल्यू होगा, एकदम वास्तविक होगा। ठीक है, ये जो मूल जो होगा, हल जो होगा, हल में क्या आएंगे, वास्तविक संख्या आएंगे, अवास्तविक संख्या नहीं आएगा। वास्तविक संख्या आएगा इसमें, याद रखिएगा इस बात को। हल में क्या आएंगे, हमेशा वास्तविक संख्या आएगा, लेकिन मूल में अवास्तविक संख्या भी आ सकता है, वास्तविक संख्या आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा मूल और हल के बारे में। अब आते हैं मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति समझने से पहले हमें एक सूत्र को देखना बहुत जरूरी है, यानी पढ़ना जरूरी है। अगर वो सूत्र समझ गए तो मूलों की प्रकृति आपको समझ में आ जाएगी। अब आते हैं मूलों की प्रकृति। ये क्या होते हैं, मूलों की प्रकृति। ये क्या होता है, एक सूत्र होता है डी, यानी कि विवेकचर, यानी विवेकचर बराबर होता है b² - 4ac। ये हमारा एक फॉर्मेट होता है जहां पे, यानी कि ये जो होता है इसमें क्या करना है हमको, d बराबर, यहाँ पे 3 चीज होता है। d बराबर 0, एक होता है d ग्रेटर देन 0, एक d जो होता है लेस देन 0। ठीक है, यानी कि 3 चीज होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक सूत्र होता है हमारा माइनस में b प्लस माइनस रूट में d बट्टे में क्या होता है 2a। ये हमारा फॉर्मेट होता है। इसी चीज को हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर -b प्लस रूट में d बट्टे में क्या होता है 2a। बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो -b प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा रूट में, तो d हो जाएगा बट्टे में 2a। अब यहाँ पे चीज है, अगर हम 0 रखते हैं, d के मान क्या रखते हैं 0, अगर d के मान 0 रखेंगे तो आप खुद यहाँ पे देखिए, इसको हटा देते हैं। d के मान अगर 0 रखेंगे तो ये पूरा पद हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप ही बताओ, इधर बचा -b/2 है, इधर भी बचा -b/2 है। तो यहाँ से देखा, यहाँ पे अगर 0 होगा तो हम देख रहे हैं कि अल्फा का मान और बीटा का मान समान है, तो हम लिख देंगे क्या, तो समान। मूलों की प्रकृति क्या होगा, अगर d बराबर 0 होगा तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, समान होगा। और क्या होगा, वास्तविक होगा ना, क्योंकि क्या है, ये दोनों सेम संख्या है, तो ये क्या होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक होगा।
अगर पूछ दिया जाए यहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा तो सेम हुआ, -b/2 है, -b/2 है। और जब सेम संख्या होता है तो उसको रिपीटेशन वैल्यू को नहीं गिना जाता है। तो यहाँ पे हल क्या हो जाएगा, हलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। यहाँ पे आ जाए। अब देखते हैं भाई डी यहाँ पे क्या है, डी ग्रेटर देन 0, यानी कि डी का मान यहाँ पे क्या हो जाए, बढ़ा दिया जाए, 1 कर दिया जाए। तो 1 कर दिया जाए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे समान नहीं होगा, इसका कुछ और ही आएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस में जोड़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। यहाँ पे असमान होगा, असमान होगा। और क्या होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि माइनस में नहीं है, रूट वाला वैल्यू रहेगा तो माइनस में होगा, तो वो काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, वास्तविक होगा, वास्तविक। और क्या हो सकता है, वास्तविक हो गया। और यहाँ पे हल देखा जाए, हल कितना है, तो 2 गो हल होगा, एगो इसका अलग होगा, इसका अलग आएगा, क्योंकि सेम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हल कितने होंगे, हल 2 हो जाएंगे। यहाँ पे 2 लिख दीजिए, 2 हो जाएंगे। अब आते हैं d लेस देन 0। जब d लेस देन 0 होता है, यानी कि रूट में होगा, और रूट में होगा तो क्या होगा, यानी कि असमान होगा, असमान, अवास्तविक, और इसका कोई हल नहीं होगा ना, 0 हल होगा, शून्य हल होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी कि 0 होगा। ये हमारा हो गया पूरा, यानी कि बहुपद का निचोड़। अभी इसके आगे एक और बताना है हमको, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। टर्म के हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं, और डिग्री के हिसाब से 6 प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में, इसके नेक्स्ट पार्ट जब कल बनाएंगे तो उसमें डाल देंगे बना के। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूले प्लीज। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।